बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस ऑडियो लॉग में हम पिछले वाले ऑडियो लॉग को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। पिछले वाला बहुत बड़ा हो गया था, जिसमें हमने ट्रैक किया था कि बैटल ऑफ प्लेसी के बाद बड़े सगीर की आज़ादी की जंग कब तक चली, कैसे चली, अमेरिका का कितना बड़ा रोल था इस जंग के अंदर, और कैसे मुसलमानों ने आज़ादी हासिल की और हिंदुओं ने भी आज़ादी हासिल की गोरों के राज से। उसके बाद गोरे यहाँ से उठकर तो चले गए, लेकिन मुसलमानों के साथ क्या हुआ और फिर हिंदुस्तान के साथ क्या हुआ, ये वो तमाम तर चीजें हैं जो हमने इस ऑडियो लॉग के अंदर डिस्कवर करनी है। अब यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीजें क्लेरिफाई कर दी है। सबसे पहली चीज जो मैंने क्लेरिफाई कर दी है कि मुस्लिम लीग बनाने के पीछे जो सबसे बड़ी जो फोर्स थी वो थी बंगाल के मुसलमान, और बंगाल 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन था पूरे बरो सगीर का उस टाइम के अंदर। सो बंगाल के मुसलमान थोड़े ज्यादा पढ़े लिखे थे, थोड़े ज्यादा समझदार थे, थोड़े ज्यादा वेलवर्स थे। सो बंगाल के मुसलमानों ने ही मुस्लिम लीग की एक्चुअली में बुनियादें रखी। सो मुस्लिम लीग की जो बुनियाद है वो बांग्लादेश के अंदर रखी गई थी, ना कि आपके इस पाकिस्तान के अंदर। और मुस्लिम लीग के अंदर जो ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल लीडरशिप थी वो भी वहीं की बंगाल की थी, यहाँ की वेस्ट पाकिस्तान की नहीं थी। यहाँ पर किसी न किसी तरह से समझौता करके चलाया जा रहा था। वेस्ट पाकिस्तान के अंदर सिर्फ दो ही चीजें कॉमन थी। एक तो आपके यहाँ पर सिंध की हुकूमत थी, और सिंध की हुकूमत भी बाद में बनी जब उसको बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया, जो कि कायदे आजम के 14 पॉइंट के नतीजे में किया गया था। और 1935 के जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हुए थे उसके बाद जाकर सिंध की हुकूमत को अलग कर दिया गया था बॉम्बे प्रेसिडेंसी से, वरना बॉम्बे प्रेसिडेंसी डायरेक्ट कंट्रोल एक्सरसाइज करती थी सिंध के ऊपर। उसके बाद जो बलोचिस्तान था वो खान ऑफ कलात के अंदर आता था। खान ऑफ कलात एक प्रिंसली स्टेट था। अब प्रिंसली स्टेट के ऊपर कोई इलेक्शन वगैरह नहीं हुए थे। इसी तरह से पंजाब था, बहुत बड़ा पंजाब था, जिसके अंदर मुस्लिम लीग ने मेजोरिटी वगैरह तो ले ली। मेजोरिटी लेने के बावजूद भी हुकूमत नहीं बना सकते थे, सिंपल मेजोरिटी नहीं थी, इसीलिए यहाँ पर खिजर आयात खान ने हुकूमत बना ली थी 1946 के इलेक्शन के बाद। और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के ऊपर डॉक्टर खान ने, जो कि बादशाह खान का भाई था, उसने कांग्रेस के साथ मिलकर एक हुकूमत बना ली। और जो कश्मीर था वो तो आप सबको पता है कि एक प्रिंसली स्टेट था। सो इस तरह की सिचुएशन थी। एक तरफ बंगाल था जहां पर सारी की सारी मुस्लिम लीग की फाउंडेशन बनाई गई थी, जहां पर पाकिस्तानियत का नजरिया बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर बोल रहा था, जहां पर हिंदुओं के बहुत ज्यादा जुल्म थे। वहां पर एक अच्छी खासी तारीख थी कि कैसे हिंदुओं ने जुल्म किया था मुसलमानों के ऊपर, और जिसके रेजिस्टेंस के नतीजे में मुस्लिम लीग बनाई गई थी। और एक तरफ ये आपका पाकिस्तान था, जो कि आज की मौजूदा सूरत हाल में मौजूद है, जिसके अंदर सिर्फ एक ही लेजिस्लेटिव असेंबली मानी जाती थी, जिसे हम पंजाब असेंबली कहते हैं, और थोड़ी बहुत जो मानी जाती थी वो NWFP की, सिंध की असेंबली भी बाद में वजूद आई। बाकी सारे के सारे प्रिंसली स्टेट थे। अब कैसे ईस्ट एंड वेस्ट की डिवाइड पाकिस्तान बनने के बाद बढ़ना शुरू हो गई। कायदे आज़म गवर्नर जनरल बन गया, पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत भी आ गई पाकिस्तानियों की, और फिर कैसे स्लोली एंड ग्रेजुअली यहाँ पर डिवाइड बढ़ना शुरू हो गई ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान, और अल्टीमेटली बांग्लादेश बनकर हमारे सामने आ गया। ये वो चीजें हैं जिसे हम ट्रैक डाउन करना शुरू करेंगे। अब सबसे पहली चीज यहाँ पर मैं बता दूं कि ये जो सारी फसाद की जड़ थी ना, ये 1935 का कम्युनल अवार्ड था जो गोरों ने बनाया था, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं बड़े सगीर का। एक्चुअली में ये कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉम्प्रोमाइज था। मतलब ये ऐसे था कि पहले मुस्लिम लीग और कांग्रेस को कहा गया कि आप लोग मिल बैठकर सारी कम्युनिटीज को एग्री कर लें और एक दस्तूर बना कर लाएं। इसके लिए फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, सेकंड हुई, थर्ड हुई। थर्ड में तो सारे के सारे उग गए थे और कोई गया भी नहीं था, कुछ गए थे कुछ गए भी नहीं थे। तो जो बड़े सगीर के लोग थे उन लोगों ने मिलकर कोई दस्तूर वगैरह नहीं बनाया, और गोरे को पता था कि मिलकर ये कोई दस्तूर नहीं बना सकते। नेहरू ने 28 पॉइंट दे दिए, कायदे आज़म ने 14 पॉइंट दे दिए, लड़ाई झगड़ा चलता रहा। अल्टीमेटली गोरे को पता था कि ये बना भी नहीं सकेंगे, और गोरे ने चाल भी यही खेली थी कि ये मिलकर तो बनाकर दिखा दे, ये मिलकर बना नहीं सकेंगे। फिर गोरे ने अपना दस्तूर बना दिया, जिसे हम 1935 का कम्युनल अवार्ड कहते हैं। इस कम्युनल अवार्ड की जो सबसे बड़ी खामी ये थी कि ये फेडरलिस्ट था। मतलब ये चाहता था कि सबसे ज्यादा ताकतवर हो वो गवर्नर जनरल हो, उसके बाद जाकर नीचे सारी की सारी चीजें आए। मतलब ये एक तरह से वही कॉलोनियल मेंटेलिटी को एक्सप्रेस कर रहा था ये 1935 का कॉन्स्टिट्यूशन। और जिसकी वजह से ये हुआ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो ज्यादा ताकतवर हो जाती थी, और गोरा सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर बैठता था, जिसकी वजह से प्रोविंसेस कमजोर हो जाते थे। सो गोरे की पावर को कोई चैलेंज नहीं कर सकता था। सो गोरे ने 35 का अवार्ड जो बनाया था वो ज्यादा से ज्यादा खुद को ताकतवर करने के लिए बनाया था। अब जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान आजाद हुए, शुरुआत में इंटरिम गवर्नमेंट बनी, इंटरिम गवर्नमेंट नहीं चल सकी, अल्टीमेटली हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हो गए। अलग होने के बाद जो इंडिया ने भी यही 1935 का कम्युनल अवार्ड अपनाया, पाकिस्तान ने भी यही कम्युनल अवार्ड अपनाया, जिसमें गवर्नर जनरल को बहुत ज्यादा ताकत थी। लेकिन इंडिया ने 1949 26 जनवरी को अपना दस्तूर बना लिया, और उन्होंने वो सारा का सारा कम्युनल अवार्ड चेंज कर दिया, अपने मुताबिक ढाल लिया। और वहां पर अच्छी खासी लड़ाइयां झगड़े भी होते रहे दस्तूर को लेकर, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना 26 जनवरी 1949 को अपना दस्तूर बना लिया। अब पाकिस्तान के अंदर जो नई लेजिस्लेटिव असेंबली आई थी, उनका भी काम था कि वो दस्तूर बनाते, और वो दस्तूर बनाने के लिए काम भी कर रहे थे कि क्या दस्तूर बनाना है, कैसे बनाना है। असेंबली के सेशन हो रहे थे, उनकी कमेटीज बन चुकी थी, वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे थे कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, किस तरह की चीजें एग्रीमेंट करनी है, कौन सी चीजें एग्रीमेंट वगैरह नहीं करनी, ताकि फ्यूचर के कॉन्स्टिट्यूशन को शेप किया जा सके। अब यहाँ पर 35 का कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था। इंडिया ने 1949 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। हमने उसके गुस्से में आ
जाकर 23 मार्च 1949 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश कर दिया। अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये था, एक रेजोल्यूशन था जिसको हमने असेंबली के अंदर पास करवा दिया और ये भी हमने इंडिया के तीसरे में निकाल कर पब्लिश कर दिया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। उसमें बस ब्रॉडर गाइडलाइंस वगैरह दी गई थी, कोई दस्तूरी काम के ऊपर कुछ भी नहीं बताया गया था। बस ये बताया गया था कि एक मुसलमान रियासत होगी, हेड ऑफ स्टेट मुसलमान होगा, इस्लामिक प्रिंसिपल के मुताबिक चलेगी, इस तरह से चलेगी, वैसे चलेगी। ये वो मतलब एक तरह का कॉम्प्रोमाइज स्ट्राइक करने की कोशिश की गई थी। ये ओरिजिनली प्लान नहीं था। अब मसला यहाँ पर पता है क्या हुआ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मसला है। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा ताकतवर लोग थे ना, वो थे आपके बंगाल के मुस्लिम, जिन्होंने एक्चुअली में मुस्लिम लीग बनाई थी। वेस्ट पाकिस्तान के अंदर आधे से ज्यादा पाकिस्तान तो वजूद में ही नहीं था, यानी खान ऑफ कला था। दूसरा NWFP के अंदर तो कांग्रेस बैठी हुई थी, बादशाह खान के भाई डॉक्टर खान, बादशाह खान, ये सारे के सारे कांग्रेस। उसके बाद हार्डली सिंध था, जो बहुत ही मुश्किल से राजी हुआ था पाकिस्तान के लिए। उसके बाद हार्डली सिंध था, जिसकी पॉलिटिकल लीडरशिप ज्यादा मैच्योर नहीं थी। वजह यह थी कि उनको डायरेक्टली प्रेसिडेंसी के थ्रू चलाया गया था। बहुत कम टाइम हुआ था कि उनको अपनी पॉलिटिकल विल एक्सरसाइज करने दी जाती, और उन्होंने लेजिस्लेटिव पॉलिटिक्स भी बहुत ही मतलब कम टाइम था, 10 साल का टाइम मिला था उनको लेजिस्लेटिव पॉलिटिक्स एक्सरसाइज करने के लिए, और जिसमें से 6 साल भी उनके जंग के दौरान गुजरे थे, जो कि मोस्टली मार्शल लॉ का टाइम ही हुआ करता था। फिर आता था पंजाब के अंदर भी बहुत बड़ी डिवाइड हो चुकी थी, कश्मीर का मसला अलग से चला था। जो पाकिस्तान के बहुत ज्यादा मसाइल थे, और यहाँ पर अब जो आपके ब्यूरोक्रेट्स है ना, इन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अब मैं बताता हूँ इन ब्यूरोक्रेट्स ने कैसे रंग दिखाना शुरू कर दिया। जो बरतानवी साम्राज्य के अंदर ब्यूरोक्रेट्स थे ना, उनकी ट्रेनिंग यही हुआ करती थी कि डिवाइड एंड रूल, पहले तोड़ो फिर तोड़कर हुकूमत करो। सो यही सारे के सारे ब्यूरोक्रेट पाकिस्तान के गले में पड़ गए। बरतानिया के अंदर जितने भी ब्यूरोक्रेट्स बड़े सगीर से गए थे, उन सब की रेजिग्नेशन करवाई दी थी, फोर्सफुल रेजिग्नेशन। मतलब बरतानिया ने उन्हें अपने सारे के सारे ब्यूरोक्रेट्स को कहा था कि तुम गुलाम हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत करके आए हो, बरतानिया के अंदर तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम अपनी वही ड्रामेबाजी यहाँ पर भी करना शुरू कर दोगे। सो उन सब से रेजिग्नेशन ले लिया गया। अब यहाँ पर जो पाकिस्तान था, वहां पर इनको अच्छे अच्छे ओहदे देना शुरू कर दिए गए। अल्टीमेटली इन ब्यूरोक्रेट्स ने देखा कि सियासत के अंदर इन लोगों की ग्रिप वगैरह नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स ज्यादा पढ़े लिखे थे, और इन लोगों ने कोशिश ये की कि किसी तरह से सियासी जमातों को लड़वाया जाए और अल्टीमेटली पावर गेन किया जाए। अब ये सिविल ब्यूरोक्रेट्स भी थे, आपके जुडिशियल ब्यूरोक्रेट्स भी थे, और आपके मार्शल ब्यूरोक्रेट्स यानी फौजी वगैरह भी थे। सबसे पहला जो झगड़ा हुआ वो कायदे-ए-आज़म का सिंध के अंदर हुआ कि कराची को हमने कैपिटल बनाना है, सो सिंध कराची से अलग कर देते हैं। सो यहाँ पर भी एक तरह की नेशनलिस्ट मूवमेंट थी, सब नेशनलिस्ट मूवमेंट, जिसे हम सिंधी मूवमेंट कहते हैं। सो वो कह रहे थे कि यार कराची को आप कैपिटल वगैरह बना दे, लेकिन सिंध से अलग करने की कोशिश ना करे, सिंध के अंदर ही रहने दे। सो ये वाला मसला अलग से छिड़ गया। बहरहाल कायदे-ए-आज़म ने कहा कि ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। कायदे-ए-आज़म को जवाब दिया गया सिंध की तरफ से। सो अल्टीमेटली सिंध की गवर्नमेंट को, जिसने वोट किया था पाकिस्तान के फेवर में, उसको डिसमिस कर दिया गया। अब ये था पहला काम जो कि 1935 के कॉन्स्टिट्यूशन का हुआ था, जो कि कम्युनल अवार्ड था, जो कि गोरों ने बनाया था। ये पहला डाका पाकिस्तान के ऊपर ऐसे मारा गया। सो जो इलेक्टेड असेंबली आई थी, जिसने पाकिस्तान के फेवर में वोट दिया गया था, उसको ही डिसमिस कर दिया गया। बहरहाल आगे चलते हैं, उर्दू विल बी नेशनल लैंग्वेज। मसला यह था कि जो सबसे ज्यादा आबादी थी वो बंगालियों की थी, बंगालियों को उर्दू वगैरह आती नहीं थी। अब वो नेशनल लैंग्वेज हो जाएगी तो बंगाली किधर जाएंगे? बंगाली को या तो बंगाली आती या इंग्लिश आती, उर्दू तो उसको आती नहीं। सो जिस बंगाल ने लड़ाई झगड़े किए थे कि हम हिंदुओं से आजादी हासिल करेंगे, हमारे पास अपने हुकूक होंगे, हमारे पास ये होगा वो होगा, अल्टीमेटली उसी बंगाल को फिर से ये महसूस होने लगा कि यहाँ पर तो हमें कोई आजादी ही नहीं मिली। एक स्ट्रॉन्ग फेडरेशन आकर दोबारा से बैठ गए तो फिर हम बंगाली कहाँ पर जाएंगे? सो वहां पर भी एक घुटन की फीलिंग होना शुरू हो गई। सो ये देखते जाइए कि काम कैसे चलता है। नेले पे देला ये हुआ कि कायदे-ए-आज़म बेचारे ये दुनिया छोड़कर चले गए। अल्टीमेटली जो बाइंडिंग फोर्स थी कायदे-ए-आज़म थे, जो बहुत सारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को एग्री करवा के बैठे हुए थे। बंगालियों ने पहले कहा कि बंगाली होगी नेशनल लैंग्वेज, कायदे-ए-आज़म ने वहां पर जाकर स्पीच कर दी कि बंगाली नहीं होगी। फिर बंगालियों ने मान लिया और उसकी पॉलिटिकल लीडरशिप ने एग्री कर दिया। और वहां की जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, ख्वाजा निजामुद्दीन, हुसैन शाह सूरीवर्दी, ये ज्यादा से ज्यादा कायदे-ए-आज़म को मानते भी थे और कायदे-ए-आज़म के पीछे चलते भी थे। सो अल्टीमेटली वो भी चुप करके बैठ गए कि चलो भाई बंगाली नहीं होती। सो उनके अंदर एक रिजेंटमेंट थी। बहरहाल कायदे-ए-आज़म की वजह से चुप हो गए, कायदे-ए-आज़म चले गए। उसके बाद आ गए लियाकत अली खान। अब लियाकत अली खान वो शख्स है जिसको ब्यूरोक्रेट्स ने घेर लिया। कायदे-ए-आज़म को भी ब्यूरोक्रेट्स ने घेरा हुआ था, लेकिन लियाकत अली खान को बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स ने घेर लिया। और सबसे ज्यादा जो अच्छे तरीके से घेरने वाला था वो आपका जनरल अयूब था। अब जनरल अयूब के बारे में कायदे-ए-आज़म कहकर गए थे कि इसको प्रमोट नहीं करना। जनरल अयूब को भेज दिया गया था बांग्लादेश, और वहां पर उसने बड़ी मतलब है ना देखा, पॉलिटिकल अपीवल्स देखे, जिसकी वजह से वो ये समझ गया कि सियासतदानों के अंदर कैपेसिटी नहीं है, मुल्क को अल्टीमेटली फौज नहीं चलाना है, ये वो समझ गया। और अल्टीमेटली उसने बड़ा मतलब है ना ताल्लुकात बढ़ाना शुरू कर दिए अमेरिकनों के साथ, पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ। कभी अमेरिकन एम्बेसी में पाया जाता, कभी पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ पाया जाता। इसको इसका जो चीफ था वो डांटता फिर रहा था कि हम तुम्हारे लिए फौजें बनाते फिर रहे और तुम सियासत करते फिर रहे। मतलब इसको सियासी कीड़ा बहुत ज्यादा था जनरल अयूब को, और कायदे-ए-आज़म समझ गया था। इसीलिए क्वेटा के अंदर कायदे-ए-आज़म ने
वो खिताब किया था कि जो सियासी पॉलिसी बनाना है, जो पॉलिसीज बनाना है, वो सिविलियंस का काम है, आर्म फोर्सेस का काम नहीं है कि इसके अंदर दखल अंदाजी करे, क्योंकि कायदे आजम की जनरल अयूब के ऊपर नजरें थी और कायदे आजम ये सारी चीजें देख चुका था। कायदे आजम को यह भी पता था कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं इनकी ट्रेनिंग ही ऐसी की गई है कि डिवाइड एंड रूल। फिर ब्यूरोक्रेट्स ने लियाकत अली खान को घेरना शुरू कर दिया। लियाकत अली खान ने ख्वाजा निजामुद्दीन को गवर्नर जनरल बना दिया। ये ख्वाजा निजामुद्दीन को यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बना दिया गया था पहले बंगाल का। अब बंगाल का जिसको चीफ मिनिस्टर बना दिया गया था वो बनाना चाहिए था हुसैन शहीद सूरीवर्दी को, जिन लोगों ने लड़ झगड़ कर वहां पर हुकूमत वगैरह हासिल की थी। ख्वाजा निजामुद्दीन को लाकर गवर्नर जनरल बना दिया गया। अल्टीमेटली फिर लियाकत अली खान की डेथ हो गई और ये डेथ भी बड़ी आप सबको पता है कैसे हुई थी। और लियाकत अली खान को बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स ने घेरा हुआ था, जिसकी वजह से कायदे आज़म भी नाराज हो गए थे लियाकत अली खान से। बहरहाल एट द इनिशियल स्टेजेस जो लड़ाई थी वो इसी बात के ऊपर थी कि हमने एक मजबूत सेंट्रल गवर्नमेंट बनानी है 1935 कम्युनल अवार्ड के मुताबिक। लेकिन यहाँ पर मसला यह था कि वो तो गोरों के मुताबिक सही थी कि गोरों को डर लगता था कि कभी भी हुकूमत गिर सकती है, कभी भी हुकूमत का खात्मा हो सकता है, तो इसीलिए हमारे पास ज्यादा से ज्यादा ताकत सेंटर के अंदर होनी चाहिए। लेकिन ये गवर्नमेंट तो एक आजाद गवर्नमेंट बनने वाली थी जिसमें आपको सूबों को बहुत ज्यादा ताकत देनी थी, सूबों को भी ताकतवर करना था और मजबूत सूबे होंगे तो वफाक भी ताकतवर हो जाएगा। लेकिन ये बात नहीं मानी गई थी और एक तरह की इनसिक्योरिटी। और इसके अलावा मसला यह था कि कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे बनाया जाए कि मेजोरिटी की अगर रूल आती है तो बंगाल बार बार हुकूमत बनाएगा तो वेस्ट पाकिस्तान के ऊपर कैसे काम चलेगा। ये वो चीजें थी जिसके ऊपर थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट था। बहरहाल समहाउ लियाकत अली खान ने किसी ना किसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का एक थोड़ा बहुत हिस्सा तैयार करवा लिया और इसको असेंबली में पेश करवाने वाले थे कि लियाकत अली खान को ही फटका दिया गया। अब लियाकत अली खान चले गए, फिर ख्वाजा निजामुद्दीन ने कॉन्स्टिट्यूशन का काम मुकम्मल कर लिया और उसको पेश करने वाले थे। तो उस टाइम के ऊपर जो गवर्नर जनरल था गुलाम मोहम्मद खान, उसने असेंबली ही तोड़ दी और कहा कि जल्दी से फ्रेश इलेक्शन करवाते हैं, ये असेंबली अपनी मतलब है ना वक़्त खो चुकी है। अब ये देखें आप कैसे किया, एक सिविल ब्यूरोक्रेट ने पूरी की पूरी असेंबली ही तोड़ दी और ख्वाजा निजामुद्दीन जो प्राइम मिनिस्टर था, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर पेश करने वाला था, उसकी छुट्टी वगैरह कर दी। अब चलिए भाई जल्दी जल्दी से इलेक्शन करवाते हैं। सो भाई इलेक्शन हो गई। हुसैन शहीद सूरीवर्दी, शेख मुजीब, ख्वाजा निजामुद्दीन, AK फजल हक जिसने पाकिस्तान का रेजोल्यूशन पेश किया था, ये सारे के सारे तैयार बैठे हुए थे कि चलो भाई तुम इलेक्शन कराओ, अब तुम्हें हम इलेक्शन में देखते हैं। इन लोगों ने अवामी लीग बनाई जिसको हम जुक्तो फ्रंट कहते हैं, इन्होंने एक यूनाइटेड फ्रंट बनाया और इन सब लोगों ने मिलकर एक हुकूमत लड़ने का ऐलान किया कि अब हम मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं और नई असेंबलियों के अंदर आते हैं और जैसे ही नई असेंबलियां वजूद में आती हैं फिर हम देखते हैं इस गुलाम मोहम्मद को भी। अल्टीमेटली ये हुआ कि जब इलेक्शन हुई 1954 की 97% वोट ये यूनाइटेड फ्रंट जीत गया और जिसको हम जुक्तो फ्रंट भी कहते हैं, 3% से भी कम वोट आपके मुस्लिम लीग को मिले और उस टाइम के ऊपर मुस्लिम लीग के ऊपर कब्जा हो गया था गुलाम मोहम्मद का और वो गुलाम मोहम्मद की पार्टी बन चुकी थी। सो एक्चुअली में जिन बंगालियों ने लड़कर पाकिस्तान हासिल किया था उनसे मुस्लिम लीग छीन ली गई थी और दूसरों के पास चली गई थी। बहरहाल इलेक्शन का नतीजा यह निकला कि 1954 की इलेक्शन जो बंगाल के अंदर हुई उसमें से 97% जो वोट थे वो सारे के सारे ले गई थी आपकी जुक्तो फ्रंट और मुस्लिम लीग को 3% से भी कम वोट मिले थे वहां पर, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग को सिर्फ 9 सीटें मिली थी और 223 के करीब सीटें 300 में से वो जीत गई थी आपकी जुक्तो फ्रंट। मतलब बहुत ओवरवेलमिंग मेजोरिटी बंगाल के अंदर जीत ली गई थी जुक्तो फ्रंट की तरफ से। अब यहाँ पर जुक्तो फ्रंट ने कहा कि अब हुकूमत बनाते हैं। AK फजल हक को जिसने रेजोल्यूशन पेश किया था पाकिस्तान का, उसको बनाया गया चीफ मिनिस्टर। उसके अंदर में शेख मुजीब भी एग्रीकल्चर मिनिस्टर बन गया था। अब शेख मुजीब आप देख लीजिए, हुसैन शहीद सूरीवर्दी वो सारे के सारे मुस्लिम लीगी लोगों के साथ काम कर रहा था और बंगाल के अंदर हिंदू मुस्लिम तसादात भी होते थे, तो शेख मुजीब मुसलमानों की तरफ से लड़ता था और हिंदुओं की अच्छी खासी ठुकाई करता था। वहां पर बड़े अच्छे मुसलमान रहते थे और वहां पर मतलब है ना पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट हुआ करती थी। वजह यह थी कि उन्होंने सारी की सारी हिंदू टिरनी वगैरह जो कांग्रेस की थी वो सारी की सारी देखी हुई थी उस टाइम के ऊपर। अब यहाँ पर जब ये सारी की सारी बंगाल के अंदर गवर्नमेंट वगैरह बन गई, अब ये गवर्नमेंट बनती है 15 मई 1954 को। वहां पर थोड़े बहुत झगड़े वगैरह हो जाते हैं। 15 मई को गवर्नमेंट बनती है, थोड़े बहुत झगड़े हो जाते हैं एक हफ्ते के अंदर। उसके बाद 23 मई को गवर्नर जनरल ने फ्रेशली हेल्ड इलेक्शन के थ्रू जो गवर्नमेंट वजूद में आई थी उसको दोबारा से डिसमिस कर दिया। पूरी असेंबली को भी डिसमिस कर दिया, गवर्नमेंट को भी डिसमिस कर दिया। एक्सक्यूज ये दिया कि कायदे आज़म भी फ्रेशली हेल्ड इलेक्शन को और उसके नतीजे में वजूद में आई हुई सिंध असेंबली को डिसमिस कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। अब ये वो कायदे आज़म का प्रेसिडेंस था जो गुलाम मोहम्मद ने अप्लाई कर दिया बंगाल के अंदर। अब मुझे बताया कि एक फ्रंट जो इतनी ज्यादा मेजोरिटी से इलेक्शन जीत कर आया है, 15 दिन भी उसकी गवर्नमेंट नहीं चलती और उस गवर्नमेंट को डिसमिस कर देता है एक गवर्नर जनरल। किस कानून के नतीजे में? जो कि अंग्रेजों ने बनाया हुआ था 1935 का कम्युनल अवार्ड वाला कानून। उसके नतीजे में फिर वहां की पॉपुलेशन के अंदर नफरत पैदा नहीं होगी, गुस्सा पैदा नहीं होगा, इकोनॉमिक बेनिफिट्स और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन तो अलग आ गई। ये सियासी तौर के ऊपर क्या किया, जिस बंगाल की आवाम ने 97% वोट देकर एक पार्टी को चुना हो और उसको खड़ा किया हो और
उसकी गवर्नमेंट को 15 दिन के अंदर डिसमिस कर दे और एक ऐसा सिविल ब्यूरोक्रेट जिसका सियासी कोई वजूद ना हो और ऐसे कानून के थ्रू जो कि अंग्रेजों का बनाया हुआ हो प्रेसिडेंट देना शुरू कर दे कायदे आजम का, कि कायदे आजम ने सिंध असेंबली कैसे डिसमिस की थी। फिर आप मुझे बताइए कि ये बगावत पैदा करने की कोशिश किसने की? पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी ने की ना, और किसने की? उसके बाद एक के फजल हक को गिरफ्तार कर लिया गया, ये कहा गया कि ये बागी है, ये हिंदुस्तान का एजेंट है वगैरह, ये सारे के सारे ड्रामे होना शुरू हो गए। आपके शेख मुजीब को भी रगड़ा लगाया गया, जेलों में चक्कर लगवाए गए। हुसैन शहीद सूरीवर्दी का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया, उसको इलेक्शन से कॉम्पीट करने से हटा दिया गया, उसके ऊपर मुकदमे बनाने शुरू कर दिए गए। उसने कहा मैं वकील हूं, मैं वकालत करना चाहता हूं, तो उसकी वकालत का लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया गया। एक छोटी सी कोर्ट में उसको इजाजत दे दी गई कि तुम यहाँ पर वकील बनकर अपनी लॉ की प्रैक्टिस कर सकते हो, और उस कोर्ट को ही बंद कर दिया गया हुकूमत की तरफ से। इतना शदीद मतलब इस तरह का शदीद दबाव डाला गया, इस तरह का प्रेशर था। अल्टीमेटली क्या हुआ, गुलाम मोहम्मद खान की तबीयत खराब थी, पैरालाइज हो चुका था, हिल भी नहीं सकता था, बस क्या क्या करता रहता था। इसने फिर भी कोशिश की कि मैं इक़्तिदार ना छोड़ूं और मैं इक़्तिदार से चिपका रहा हूं। अल्टीमेटली इसको सिकंदर मिर्जा वालों ने हटा दिया। सिकंदर मिर्जा खुद आकर जहां पर बैठ गया गुलाम इसाक खान की जगह पर, और फिर उसने वहां से दूर से मोहम्मद अली बोगरा जो कि एम्बेसडर था अमेरिका के अंदर, उसको लाया गया, उसको बिठाया गया, जो कि पाकिस्तानी नेशनल भी नहीं था। उसको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाने की कोशिश की गई, वो प्राइम मिनिस्टर बना, उसने उल्टे सीधे काम किया। अल्टीमेटली थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन सिकंदर मिर्जा ने अपनी मर्जी का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिसे हम 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, वो अपनी मर्जी का बनाया। जो 1953 में कॉन्स्टिट्यूशन ख्वाजा निजामुद्दीन बनाना चाहता था, जो लियाकत अली खान बनाना चाहता था, वो सारे के सारे दस्तूर तबाह कर दिए गए। वो कोई दस्तूर नहीं माना गया। असेंबलियों ने दस्तूर मानने की कोशिश की, उन असेंबलियों को ही डिसमिस कर दिया गया। और फिर सिकंदर मिर्जा खुद आकर गवर्नर जनरल बना, और फिर जब वो खुद गवर्नर जनरल बना, अपनी असेंबली बनवाई, अपनी असेंबली के थ्रू अपना दस्तूर बनवाया और उसको सेलेक्ट करवाया। मतलब एक तरह की रिग्ड इलेक्शन, रिग्ड असेंबली के थ्रू अपना दस्तूर बनवा दिया, उसको अप्रूव करवा दिया। और वो एग्जैक्ट रेप्लिका था, डुप्लीकेट कॉपी थी 1935 के कम्युनल अवार्ड की, जिसमें गवर्नर जनरल के पास ज्यादा से ज्यादा ताकत होगी। ये जो 1935 का कम्युनल अवार्ड है ना, आपके डिक्टेटर्स को बहुत पसंद आता है। सारे डिक्टेटर्स ने यही कम्युनल अवार्ड दोबारा से अडॉप्ट करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से असेंबलियों की ताकत कम हो जाती है, असेंबलियां ज्यादा ताकतवर नहीं होती, और प्रेसिडेंट की ताकत ज्यादा बढ़ जाती है, और प्रेसिडेंट चुटकियों में असेंबलियों की छुट्टी कर सकता है, प्रेसिडेंट के ऊपर अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती। सो ये बुनियादी तौर पर अंग्रेजी हुकूमत का तसल्लुत था। सिकंदर मिर्जा ने देखा कि इसको सपोर्ट ज्यादा नहीं मिल रही पॉलिटिकल तौर के ऊपर, और वो था भी नहीं पॉलिटिकल बंदा। सो इसको सपोर्ट हासिल करनी थी, तो इसने पहले जनरल अयूब को डिफेंस मिनिस्टर भी बना दिया। जनरल अयूब के प्रमोशन के ऊपर प्रमोशन करता गया। सो जनरल अयूब के लिए जितने भी दरवाजे सिकंदर मिर्जा ने खोले, अल्टीमेटली सिकंदर मिर्जा के गले में पड़े। फॉर द टाइम भी सिकंदर मिर्जा को जनरल अयूब का सपोर्ट हासिल हो गया। अब सिकंदर मिर्जा गवर्नर जनरल था, अयूब खान की फौज सिकंदर मिर्जा को सपोर्ट कर रही थी। अब सियासी तौर के ऊपर अपने आप को मुस्तहकम करने के लिए इसने हुसैन शहीद सूरीवर्दी से कहा कि तुम प्राइम मिनिस्टर बन जाओ। सो इसने हुसैन शहीद सूरीवर्दी को प्राइम मिनिस्टर बनाने की ऑफर की, और फिर हुसैन शहीद सूरीवर्दी इसके प्राइम मिनिस्टर बन गए। हुसैन शहीद सूरीवर्दी बंगाल से थे, ज्यादा ताल्लुकात रखते थे, बंगाल भी खुश हो गया कि हमारा बंदा प्राइम मिनिस्टर बन गया। बाय द वे ख्वाजा निजामुद्दीन भी बंगाल के थे, वो भी वहां से ही आए थे। बहरहाल सिकंदर मिर्जा के साथ, हुसैन शहीद सूरीवर्दी के साथ 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक गवर्नमेंट ट्रैक पे आ गई थी कि हाँ अब चलो ठीक से चलेगा काम। लेकिन सिकंदर मिर्जा के फिर से कान भरना शुरू कर दिए अयूब खान ने। अयूब ने कहा कि ये सिस्टम नहीं चलेगा, जैसे लियाकत अली खान के कान भरे थे अयूब खान ने। और अयूब खान देखिए कितना बड़ा साजिशी बंदा है, इसने फिर से कान भरना शुरू कर दिए। और अल्टीमेटली हुसैन शहीद सूरीवर्दी को सामने दो फाइलें पड़ी थी कि अयूब खान को एक और एक्सटेंशन दे दी जाए। आर्मी चीफ था अयूब खान, उसको एक और एक्सटेंशन दे दी जाए, और उसमें एक और कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से था, जिसके मुताबिक जो बंगाल है उसका जो चीफ मिनिस्टर था उसकी गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया जाए। हुसैन शहीद सूरीवर्दी ने इनकार कर दिया। हालांकि अब यहाँ पर देखें 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में शेख मुजीब भी शामिल था, हुसैन शहीद सूरीवर्दी भी शामिल था, मुस्लिम लीग के पुराने वर्कर भी शामिल थे। फिर भी इन्होंने कहा कि चलो कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज स्ट्राइक कर लेते हैं। सिकंदर मिर्जा को गवर्नर जनरल इस कॉन्स्टिट्यूशन के बाद प्रेसिडेंट की पोस्ट डिक्लेयर कर दी गई, इसको रहने देते हैं, और फिर भी एक और कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कि सेंटर को पावर देने देते हैं। शेख मुजीब ने एक और कॉम्प्रोमाइज कर दिया कि पैरिटी का प्रिंसिपल अपना लिया, जिसके मुताबिक पॉपुलेशन से नहीं, दोनों ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान की सीटें नेशनल असेंबली के अंदर बराबर होंगी। हालांकि जो ईस्ट पाकिस्तान है उसकी पॉपुलेशन ज्यादा थी, फिर भी उन्होंने एक कंसेशन दे दी। सो एक तरह से बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लिया था इन बंगाली लीडरों ने, जिन्होंने मुस्लिम लीग बनाई थी। फिर भी इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज करने के बावजूद भी, मतलब एक तरह के कम्युनल अवार्ड को सपोर्ट करने के बावजूद, फिर भी सिकंदर मिर्जा खुश नहीं था, और सूरीवर्दी को कहा कि तुम रिजाइन दे दो, और उसको डिसमिस कर दिया, उसकी गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया। और जब असेंबली ने दोबारा से सेशन बुलाया कि सूरीवर्दी के साथ मिलकर हम देखते हैं इस सिकंदर मिर्जा को, इसके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन तरमीम लाने की कोशिश करते हैं, असेंबली डिसमिस कर दी। अपना बनाया हुआ कानून जो 1956 का था उसे भी मुअत्तल
कत्ल कर दिया। उसे भी कहा कि ये जाए जहन्नुम में, भाड़ में गया कानून। और फिर सोचा कि मार्शल लॉ वगैरह लगा देता हूँ। जनरल अयूब ने कहा कि यूर टाइम इज ओवर, अब मार्शल लॉ मैं लगाऊंगा, मैं बैठूंगा, आप छुट्टी करें, आप पाकिस्तान से रफा दफा हो जाएं। और जनरल अयूब ने सिकंदर मिर्जा को पकड़कर पाकिस्तान से लात मारकर बाहर फेंक दिया गया और जिसकी लाश भी पाकिस्तान के अंदर दफन न करने दी गई। सो इस तरह से लालची लोगों ने पाकिस्तान के ऊपर कब्जा किया और असेंबली के ऊपर डाके के ऊपर डाके डाले गए। इसीलिए मैं बार बार प्रेसिडेंशियल सिस्टम की मुखालिफत करता हूं, क्योंकि हमें पता है कम्युनल अवार्ड की हिस्ट्री क्या है, किस तरह से बनाया गया था और उसने किस तरह से पाकिस्तान की इलेक्टेड असेंबलियों का जई तई फेर दी थी, पाकिस्तान के इलेक्टेड नुमाइंदों की ऐसी की तैसी कर दी थी। अब जो आ गया आपका अयूब खान, अयूब खान ने मतलब बंगाल को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया, कोई हैसियत नहीं। 1962 में अपना कानून बनाया, एक रेफरेंडम के थ्रू अपने कानून को मजबूती दी, उसके बाद इलेक्शन करवाए 65 के अंदर। अब 65 के अंदर यही सारी की सारी बंगाली लीडरशिप, हालांकि हुसैन शहीद सूर्यवर्दी को बेरूत के अंदर कत्ल करवा दिया गया था एजेंसी के थ्रू, लेकिन फिर भी जो बचे कुछ लीडर थे वो सारे के सारे फातिमा जिन्ना के अंदर जमा हो गए और सबने मिलकर सोचा कि फातिमा जिन्ना को लाते हैं और अयूब की छुट्टी करते हैं। और जुल्फकार अली भुट्टो, जिसकी पार्टी खुद को कहती है कि हम जमहूरियत के पैरोकार हैं, हम जमहूरियत को फरोग देना चाहते हैं, वो उस टाइम पर उस डिक्टेटर का सपोर्टर बन गया और फातिमा जिन्ना के बारे में उल्टे सीधे अल्फाज कहना शुरू कर दिया। बाद में चलकर लोगों ने उसकी बेटी की भी ऐसी की तैसी कर दी, क्योंकि जुल्फकार अली भुट्टो बड़े गंदे अल्फाज इस्तेमाल करता था फातिमा जिन्ना के लिए। अब अयूब को डर लगा कि यार ये सब के सब मिलकर मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ने वाले, और ये सारे के सारे मुस्लिम लीग के लीडर थे, बड़े आसानी से इलेक्शन जीत जाते। अयूब ने पूरी की पूरी इलेक्शन के अंदर एजेंसियों को लगा दिया और पूरी की पूरी असेंबली का सत्यानाश कर दिया, रिग्ड इलेक्शन करवाए, उसके बाद खुद ही जीत गया और जिसके थ्रू उसने खुद को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। अपना इलेक्टोरल कॉलेज बनाया, एक कानून बनाया जिसके मुताबिक बहुत सारे सियासतदानों को डिस्क्वालीफाई कर दिया। ये सियासतदान एक्टिव ही नहीं रहेंगे सर्विस के अंदर, ये सियासतदान डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, ये इलेक्शन कॉम्पीट ही नहीं कर सकेंगे। हालांकि बंगाली सियासतदानों को सबसे ज्यादा डिस्क्वालीफाई किया गया। अब आप मुझे बताएं, जब इस तरह के इंसल्ट के ऊपर इंसल्ट आप करते जाएंगे तो फिर कौन यूनाइट रह सकता है, कौन मुत्तहिद रहेगा आपके साथ? लोग कहते हैं मोहब्बत होनी चाहिए, दीन से मोहब्बत होनी चाहिए, इस्लाम से मोहब्बत होनी चाहिए, इस्लाम की खातिर हमारे साथ रह लेते हैं। चलिए मैं आपकी मोहब्बत का भी इलाज कर देता हूँ, आप शादी कर लेते हैं। हर औरत की ख्वाहिश होती है कि एक अच्छा शौहर हो, मोहब्बत करने की कोशिश करते हैं, अल्टीमेटली पहले दिन थप्पड़ पड़ता है, ठीक है भला आप कहते हैं गुस्से में हो गया होगा, दूसरे दिन थप्पड़ पड़ता है, फिर गुस्से में हो गया होगा, तीसरे दिन थप्पड़ पड़ता है, फिर कौन सी मोहब्बत बचेगी आखिर में? सो ये जो हम थप्पड़ पे थप्पड़ मारते जा रहे थे जमहूरियत के मुंह के ऊपर, बंगालियों के मुंह के ऊपर, फिर कौन सी मोहब्बत बचनी थी पाकिस्तान के लिए? जिन लोगों ने पाकिस्तान के लिए शुरुआत से लड़ाई की, पाकिस्तान बनाया, उन लोगों के अंदर ही हमने पाकिस्तान के लिए नफरत पैदा कर दी। हमने इतना बुरा सलूक किया, और हमने क्या इन फौजियों ने, इन डिक्टेटरों ने किया? हम कौन से पैदा हुए थे उस टाइम के ऊपर? यही वर्दी वाले और इन वर्दी वालों की औलादे जो जनरल बाजवा की सूरत में हमारे सामने मौजूद है। सो इन्हीं ने किया, हमने कौन सा किया? जब मुजीब ने यह देखा कि 1965 की इलेक्शन भी हम हार चुके हैं, उसके बाद मुजीब ने तय कर लिया कि अब मतलब है ना आजादी के लिए लड़ा जाएगा, बाकी ये बात मानने वाले नहीं है, ये सारी की सारी लॉबी ऐसी की तैसी है। फिर उसने कहा कि ये पंजाबियों की गवर्नमेंट है, उस तरह के नारे वगैरह लगाना शुरू कर दिया। 1965 की इलेक्शन को उसको पता था कि किस तरह से रिग किया गया। अगर आप सोचें कि अब इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन में रिगिंग कर दी जाए तो आपके कौन से जज्बात होंगे? आपके अंदर भी वही नफरत होगी जो इस वक्त आपके अंदर नफरत है इस फौज के खिलाफ, इस पाकिस्तानी निजाम के खिलाफ, उस वक्त वही नफरत थी बंगालियों के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ। फिर अयूब का भी दौर ज्यादा देर तक नहीं चला, याया आ गया। याया ने फिर से कहा कि इलेक्शन करवा दे। याया ने यहाँ पर यह कर दिया कि प्रिंसिपल ऑफ पेरिटी को इग्नोर कर दिया। मतलब पहले जो 65 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक प्रिंसिपल ऑफ पेरिटी था, जिसमें दोनों की पॉपुलेशन का कंपैरिजन नहीं होगा, दोनों के अंदर 155 सीटें मतलब 155 ईस्ट पाकिस्तान की सीटें होंगी नेशनल असेंबली के अंदर, वेस्ट पाकिस्तान के अंदर भी 155 सीट्स होंगी, वो वाला इग्नोर कर दिया और पॉपुलेशन के मुताबिक इलेक्शन करवा दी। जिसका नतीजा ये हुआ कि ओवरवेलमिंग मेजोरिटी आ गई शेख मुजीब की। शेख मुजीब इलेक्शन जीत चुका था। अब याया के सामने ये था कि उसको इक्तदार दे दिया जाए, उसको आसरे दिए गए। 1 मार्च को हम असेंबली का सेशन बुलाते, तुम्हें इक्तदार देंगे, फिर 2 मार्च को बुलाएंगे, फिर 5 मार्च को बुलाएंगे, फिर 25 मार्च को बुलाएंगे। शेख मुजीब वार्निंग के ऊपर, जैसे इमरान खान वार्निंग के ऊपर वार्निंग देता जा रहा है ना, उस टाइम पर भी शेख मुजीब वार्निंग के ऊपर वार्निंग देता गया कि ऐसा ना करो, असेंबली बुलाओ, मुझे सेशन करवाओ, मुझे यहाँ का नुमाइंदा बनाओ, ये ना करो, वो ना करो। वार्निंग को इग्नोर कर दिया गया और उनके ऊपर एक मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया 25 मार्च को। जैसे आपके यहाँ पर 25 मई को आपके खिलाफ एक मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया गया था जो पूरे पंजाब के अंदर किया गया था, जनरल बाजवा ने किया था, वैसे ही शेख मुजीब के ऊपर इससे ज्यादा खतरनाक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया बंगाल के अंदर। अब जो पहले से बंगाली पिसे हुए थे अंग्रेजों के हाथों, फिर हिंदुओं के हाथों, फिर आ गए पाकिस्तानियों के हाथों पिस चुके थे, अब उनका गुस्सा तो पारा तो चढ़ गया, फिर चढ़ गया तो चले गए हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बंदूकें लेकर दोबारा लौटे, फिर जई तई फेर दी पाकिस्तानी फौज की। अब आप मुझे बताइए कि कौन सी ऐसी गलती बंगालियों ने की? बंगालियों के
साथ जो हुआ सो बहुत बुरा हुआ। अब वहां पर कुछ और गलतियां हो गई, जमात इस्लामी स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़ी हो गई और जमात इस्लामी बुरी तरह से वहां पर इलेक्शन हार चुकी थी। सो उन्होंने अपनी खिफत मिटाने के लिए रियासत के साथ खड़े होने का फैसला कर लिया और रियासत के साथ मिलकर ऑपरेशन सर्चलाइट के अंदर हिस्सा लिया, जिसमें बंगालियों के ऊपर जुल्म वगैरह किया। सो अल्टीमेटली जमात इस्लामी के ऊपर भी बंगालियों को बहुत ज्यादा गुस्सा था। जब बंगाली दोबारा से आए, वापस बांग्लादेश बनाया, हासिल किया बंगालियों ने, तो फिर वहां पर लड़ाई झगड़ा ज्यादा हुआ और जमात इस्लामी के ऊपर भी ज्यादा तशद्दुद हुआ। मतलब वहां पर जो भी बिहारी कम्युनिटी ने पाकिस्तानी रियासत का साथ दिया था, उनके साथ भी लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे लोग आपके खिलाफ हो, कुछ लोग आपका साथ भी देते, लेकिन अल्टीमेटली झगड़ा तो पड़ चुका था ना एक सियासी जमात के साथ। इस वक्त बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, जिनका झगड़ा पड़ा हुआ है हुकूमत के साथ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी है जो सारी की सारी पीटीआई की आइडियोलॉजी को भी मानते। तो इसी तरह से उस टाइम के ऊपर जमात इस्लामी भी ऐसी थी जो रियासत पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई और बाद में बंगालियों ने उनकी कुट लगाई। सो इस तरह से मतलब वहां पर तशद्दुद हुआ और अल्टीमेटली इंडिया ने इंटरवीन किया। अब जो इंडिया का इंटरवेंशन था ना इस मामले के अंदर, इंडिया ने तो मौके से फायदा उठाया। अब ये खूब कहते रहे कि हमारी बड़ी मिलिट्री विक्ट्री थी, हमारे अंदर ये था वो था, इनके अंदर कोई मिलिट्री विक्ट्री नहीं थी। ऐसे मानिक शाह बहुत अच्छा जनरल था, बड़ा कॉम्पिटेटिव जनरल था, लेकिन उसका कोई मिलिट्री फीट ये नहीं था। ये हमने अपने पांव के ऊपर खुद को लाड़ी मारी, हमने अपनी गर्दन खुद तलवार के ऊपर रखी। इंडिया के पास तो बस एक बना बनाया हुआ मौका दिया हमने और जिससे इंडिया ने फायदा उठाया। बाकी इंडिया की मिलिट्री की कोई अचीवमेंट वगैरह नहीं है 1971। अलबत्ता हमारी नालायकी बहुत ज्यादा है इसके अंदर। अब हमें यहाँ से क्या सबक मिलता है? हमें यहाँ से यह सबक मिलता है कि जो कम्युनल अवार्ड बनाया गया था बरतानिया की तरफ से, हमें इसको बहुत जल्दी चेंज कर देना चाहिए था। जैसे इंडिया ने 26 जनवरी 1949 को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था, हमें भी इतनी तेजी से कॉन्स्टिट्यूशन बना लेना चाहिए था। लियाकत अली खान ने बहुत देर कर दी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, इसी तरह से ख्वाजा निजामुद्दीन ने भी देर कर दी। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर भेजा गया असेंबली के अंदर अप्रूव करवाने के लिए, तो गुलाम मोहम्मद ने पूरी की पूरी असेंबली तोड़ दी, क्योंकि गुलाम मोहम्मद को पता था कि उसके पावर को कर्टेल किया जा रहा है, उसके पावर को कम किया जाएगा इस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। असेंबली तोड़ दी। फिर जब दूसरी असेंबली आई तो उसके ऊपर सिकंदर मिर्जा ने बड़ा जोर डाला कि वो कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव करे जो सिकंदर मिर्जा का था। फिर 1956 के अंदर वो सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन भी तोड़ दिया सिकंदर मिर्जा ने। फिर जनरल अयूब आ गया। उसके बाद फिर पाकिस्तान के अंदर फेयर इलेक्शन कभी नहीं करवाए गए। सो एक्चुअली में जो ब्यूरोक्रेसी गोरों ने ट्रेन की हुई थी, सारे की सारी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स उन्होंने करना शुरू कर दी। पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को आपस में लड़ाना शुरू कर दिया, उनको आपस में लड़ाकर टुकड़े टुकड़े करवाकर खुद हुकूमत करना शुरू कर दिया और यही किस्सा अब तक चलता हुआ आ रहा है। तो ये पाकिस्तान की कहानी 1971 तक, और जिसमें आपको सरासर दिखता है कि कैसे सिविल, मिलिट्री और जुडिशियल ब्यूरोक्रेसी ने पाकिस्तान की जई तई फेर दी। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।